सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज बात करेंगे। मुख्य रूप से हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, ये भाग 5 में इसका वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद 124 से 151। अब हम जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे काम आते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन से अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से देखो, सबसे पहले हम न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय जो न्यायपालिका की जो प्रकृति है वो इकहरी प्रकृति है। भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये इकहरी है, इकहरी बोल दो चाहे एकल प्रकृति बोल दो। कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे और वो स्थान हमने डिसाइड कर रखा है और वो है दिल्ली हमारा। ठीक है, इकहरी मतलब न्यायपालिका की प्रकृति हमारी कैसी है, इकहरी है कि एक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। अब बात करते हैं, देखो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संख्या में कितना है, एक है और कहां पर है, दिल्ली में है। इसके बारे में और डिटेल से आगे बात करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय देखो, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और उच्च न्यायालय है वो हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं, 25 है। 25 राज्यों में उच्च न्यायालय कार्यरत है वर्तमान में। ठीक है, अब बात करें कि जो उच्च न्यायालय जो पहले 24 थे, वर्तमान में 25 है। 2019 के बाद में 1 जनवरी 2019 के बाद में 25 हो गए हैं। तो ये जो 25वां है वो है नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में। नवीनतम उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में। कब, 1 जनवरी 2019 से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सामान्य ज्ञान के तो रूप में कि नवीनतम पूछने की संभावना ज्यादा है इसके बाद में अब अपन बात करें, ये जो 25वां है, ठीक है ना, ये 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से कार्यरत हो चुका है। बस आपकी किताबों में 24 उच्च न्यायालय दे रखे होंगे, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना, आप 25 कर देना। अब अपन अनुच्छेदों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेते हैं 124। अनुच्छेद 124 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको विशेष तौर से ध्यान देना है। अनुच्छेद 124, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम गठन के बारे में बात की गई कि उच्चतम न्यायालय का गठन होगा, और गठन भी बोल दो, स्थापना। अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। इसके अलावा 1935 का जो ये गठन हुआ है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन हुआ था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था और फेडरल कोर्ट के तहत 1937 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन वह फेडरेशन कोर्ट के तहत, फेडरेशन कोर्ट के तहत ये
1937 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये बात भी याद रखनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मुख्य रूप से ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं आगे कि शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, इसके बारे में ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो देखो शुरुआती दौर में, या यूं के पहले तो इसकी नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पे ये नियुक्त हो रहे हैं, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के शुरुआती समय में, उच्चतम न्यायालय के गठन के समय न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 6+1, टोटल 7 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। मतलब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का जब गठन हुआ था उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 6+1, 7 न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान में जो ये न्यायाधीशों की संख्या है वो है 33+1, 34। बहुत सी किताबों में अभी भी जो पुराने डाटा जी चल रहा है वहां पर 30+1 31 लिखा हुआ होगा, लेकिन अभी ये चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33+1, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर के 34 हमारे यहाँ पर न्यायाधीश हैं। बस ये दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखना आप कि उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के जो गठन हुआ था उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, हमारे यहाँ पर 7 थी, 6+1, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और वर्तमान की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में तो 33+1, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 124(3) के बारे में। अनुच्छेद 124(3) बोल दो, सी बोल दो, और ये चाहे ग बोल दो, क ख ग, चाहे ग बोलो, ए बी सी, कहीं पर सी लिखा हुआ है, कहीं पर 3 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर ग लिखा हुआ मिलेगा। तो अनुच्छेद 124(3) के तहत क्या है, न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में, अब योग्यताएं क्या है न्यायाधीशों की, अब ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें देखो पहला योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कोई सा भी पद हो, ये एक योग्यता आएगी, चाहे राष्ट्रपति को ले लो, प्रधानमंत्री को ले लो, चाहे अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ले लो, अन्य न्यायाधीशों में ले लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ले लो, कैग के प्रमुख को ले लो, हर जगह एक ये योग्यता तो आएगी। आपको ये तो याद रखनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। उसके अलावा सेकंड योग्यता है कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का अर्थ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक पद पे रहा हुआ हो, 5 वर्ष तक का कार्य किया गया हो, या न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अथवा ये ऊपर ही लिख देता हूं मैं आपके,
ये अथवा यहां, अथवा क्या है, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में रहा हो। अधिवक्ता के रूप में, अब ये अधिवक्ता का रूप का अर्थ हो गया कि वकालत की उसने हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसने वकालत का कार्य किया हो, उस व्यक्ति को, अथवा राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में वह व्यक्ति विधि का ज्ञाता हो। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, क्या है, अनुच्छेद 124(3) में क्या दे रखा है, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात कही गई है। न्यायाधीशों की योग्यता, अब योग्यता में क्या है, पहला वह भारत का नागरिक हो, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का कार्य का अनुभव हो, मतलब हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक का उसका अनुभव हो न्याय करने का, अथवा उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, 10 साल तक उसने वकालत का कार्य किया हो वो, या राष्ट्रपति की नजर में वह व्यक्ति विधि का ज्ञाता हो, हमारे जो संविधान का जानकार हो, उस व्यक्ति, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। ठीक है, अब ये विधि का ज्ञाता में कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, यदि राष्ट्रपति की नजर और राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति, इसको कानून के बारे में अच्छा नॉलेज है, जबकि ये योग्यता नहीं है, ये नीचे वाली ये योग्यता भी नहीं है, हाँ भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना देते हैं या बना सकते हैं। अब इनको त्यागपत्र, ये जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देंगे, सबको पता है, राष्ट्रपति को। देखो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जा रही है, और त्यागपत्र ये किसको देते हैं, राष्ट्रपति। यदि समय से पूर्व उनको लगता है कि मुझे पद छोड़ देना चाहिए, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, हाँ वो कौन थे, हीरालाल कानिया, इनका नाम हीरालाल कानिया, नाम याद रखना इनका, काफी महत्वपूर्ण नाम है ये, हीरालाल कानिया है। अब इनके वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। वेतन देखो, वेतन में आपको पहले एक बार बता देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका वेतन है 2,80,000 पर मंथ। अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 पर मंथ। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,50,000 रुपए पर मंथ। और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,25,000 रुपए। अब देखिए आप, अपन यहां पर जब इनके वेतन के बारे में बात कर रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन होगा 2,80,000 रुपए पर मंथ। मतलब उनको कहने का अर्थ है 2,80,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपए पर मंथ, 2,50,000 रुपए। और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन बराबर होगा। ये देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश है, जो 33 न्यायाधीश है ना, हर एक न्यायाधीश का पर मंथ वेतन कितना है? 2,50,000। उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन है 2,50,000। और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन रख रखा है 2,25,000 के पास में। ठीक है, ये एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अब अपन ये वेतन के निर्धारण के बारे में बात करते हैं कि इनका जो वेतन है वो कौन डिसाइड करता है, इनका वेतन कहां से इनको मिलता है, कैसी स्थिति में इनका वेतन में कमी या कटौती की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले वेतन का निर्धारण, इनके जो वेतन का निर्धारण करने वाला व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय ही इनके वेतन का निर्धारण करते हैं कि कितना वेतन होना चाहिए। अब इनको जो वेतन दिया जाता है, ये वेतन भारत सरकार की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भारत सरकार की जो संचित निधि है, संचय कर रखे हैं, वहां से यहाँ इनको वेतन दिया जाता है। इससे स्पष्ट क्या है, वहां से देने का अर्थ क्या हुआ? वहां से देने का अर्थ ये हुआ कि वेतन डिसाइड करने वाला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। मतलब सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये नहीं है कि सरकार के विरोध में आपने यदि कोई दे दिया है तो आपकी वेतन में कटौती कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे आपके संचित निधि से एक और मजे वाली बात यह है कि किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। कटौती सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके कटौती नहीं की जा सकती है, सिर्फ एक स्थिति, जब देश में अनुच्छेद 360 का प्रयोग होता है तब वहां पर कटौती की जा सकती है। अब ये अनुच्छेद 360 आपको समझा चुका हूं, पिछले वीडियो में देखना आप, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। वहां पर अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 जब भारत में लागू होता है, और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। यदि देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर रखी है तो इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, बाकी वेतन में कटौती किसी भी स्थिति में नहीं होगी। यह बात यहां पर सबके क्लियर हो जानी चाहिए। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, और जबकि भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 भागों में अपन बनाएंगे। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।